नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये आपके फ्रेम में जो तिरंगा दिख रहा है वो दक्षिण दिल्ली के ही एक इलाके में लगा हुआ है। उसकी तरफ मैदान गढ़ी का इलाका है और जिस जगह पे खड़ा होकर हम उस तिरंगे को देख रहे हैं वो जगह है छतरपुर के राजपुर खुर्द एक गांव है। बीच में जो आप बंजर सी ज़मीन देख रहे हैं ये पहाड़ी इलाका कभी अरावली का इलाका माना जाता था, रिज का इलाका माना जाता था, मगर अब ये घिसपिट के बराबर हो चुका है। ये राजपुर खुर्द का गांव है। ऊपर से आप देखिए तो दिल्ली, भीतर में ऐसी ही बस्ती है और इसी तरह से इसके मकान, गाँव के मकान अब 2 मंजिला, 3 मंजिला और 5 मंजिला में बदल गए हैं और एक पूरा शहर एक गांव की ज़मीन पर उगाया है। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से आए लोग किराए के मकानों में रहते हैं दिल्ली में अलग अलग जगहों पर। अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आपने देखा होगा कि परी चौक पर एक भीड़ बैठ गई और वो पोस्टर लेकर बैठ गए कि नाइजीरियाई नोएडा से वापस जाइए। ये भीड़ एक बालक की कथित रूप से हत्या के विरोध में वहाँ पर जमा थी और वहाँ से गुज़र रहे दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों पर वो टूट पड़ी। एक मॉल में उसने हिंसा की, जिसे कई लोगों ने लिखा कि बड़ा शर्मसार है। सवाल अगर आप देखें तो ये इस घटना को आप सिर्फ नाइजीरियाई बनाम भीड़ के रूप में ना देखें, ये भीड़ के रूप में देखें, क्योंकि यही वो भीड़ है जो कहीं भी सरकार से अलग बन जाती है, कहीं पार्क में घुस जाती है, कहीं सेमिनार हॉल में घुस जाती है और ख़ुद को सरकार समझने लगती है और इस तरह से पिटाई करने लगती है। तो इसलिए आप इस घटना के संदर्भ में नाइजीरियाई नौजवानों के साथ जो हो रहा है उससे ज़्यादा चिंतित इस बात को लेकर हों कि आखिर क्या बात है कि जो जनता सरकार चुनती है और जो सरकार सिस्टम चलाती है उसके किसी फैसले का, जांच का इंतज़ार किए बगैर वो खुद सरकार में बदल जाती है, एक भीड़ में बदल जाती है और लाठी लेकर चलने लगती है। एक बात ये रही। दूसरी बात ये रही कि हमारी विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, उनकी चुनौती क्या है? उनकी चुनौती ये है कि जब अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हमले होते हैं, उन्हें सिख को कहा जाता है तुम लेबनान जाओ, आंध्र प्रदेश के नौजवान को गोली मार दी जाती है कि तुम बाहर, इस हमारे अमेरिका से तुम बाहर जाओ, तो वो उनका काम होता है कि इस तनावपूर्ण माहौल में भारतीयों की मदद करें। उन्हीं सुषमा स्वराज पर हम ये भी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि जो भारत में जो लोग रह रहे हैं दूसरे मुल्कों को, उनके बचाने के लिए भी वो जद्दोजहद करें और वो करती भी हैं। पिछले मई में जब ओलिवर की हत्या हुई थी बसंत कुंज के पास, एक ऑटो वाले से झगड़ा हुआ और 3 लोगों ने उसे मारना शुरू किया, मार ही दिया 24 साल के लड़कों को, तब भी विदेश मंत्री ने सक्रियता दिखाई थी। इस बार भी अपने एक मंत्री को, राज्य मंत्री को भेजा कि नाइजीरिया के जो कार्यवाहक उच्चायुक्त हैं उनसे जाकर बात करें कि सरकार सक्रिय है। खुद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की और पुलिस ने उसकी कार्रवाई में कम से कम 600 लोगों के खिलाफ, एक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो सबक क्या है? सबक ये है कि आप चाहे जिस मर्ज़ी की सरकार चुनिए, लेकिन भीड़ बनाकर अगर आप खुद सरकार बनने की कोशिश करेंगे, फैसला करेंगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये 600 लोग तो आरोपी बन गए, अब इनको वकील का खर्चा लगेगा वो अलग। इसलिए कम से कम हम अगर हत्या के मामले को लेकर उत्तेजित थे तो पुलिस पर दबाव डालना चाहिए था कि वो एक बेहतर तरीके से जांच करे, जल्दी जांच करे, बजाय इसके कि हमें फैसला लेना चाहिए। तो हम आए हैं कि आखिर क्या बात है कि सरकार भी कोशिश करती है और जब भी इस तरह की घटना होती है दक्षिण अफ्रीका को लेकर तो उस पर बात ये होनी चाहिए कि आखिर क्या बात है कि हम जिन्हें अपने ही घरों में किराएदार के रूप में रखते हैं, किसी वक्त में उन पर अपना भरोसा छोड़ देते हैं और वो फिर एक हमारी हिंसा के शिकार हो जाते हैं। अपवाद स्वरूप ही ये घटनाएं हैं, 3 ही 4 घटनाएं हैं, लेकिन फिर भी ये हमें समझना चाहिए कि क्या कहीं हम उन्हें दूसरी नज़र से देख रहे हैं। ये खिड़की आवाज़ नाम का एक अखबार है जो मालिनी और आस्था निकालती हैं और ये से फ्री में खिड़की के लोगों को बेचा जाता है। ये भी दक्षिण दिल्ली का एक गांव है और यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका से जो लोग आए हैं उनकी कहानियाँ होती हैं, वहाँ जो लोग भारत के गए उनकी कहानियाँ होती हैं और ये सब हिंदी में हैं और इन कहानियों के ज़रिए स्थानीय लोगों के बीच एक संवाद को कायम करने का प्रयास किया जाता है। और आप देखेंगे कि ये अखबार जो है भले ही आज के अखबारों जैसा नहीं है, लेकिन बड़ा ही सुंदर और ख़ूबसूरत तरीके से ये संवाद बनाता है स्थानीय नागरिकों के बीच में। तो ये मुफ्त में लोगों के घरों में बँटता है और जाहिर है कि वहाँ के लोग भी जो अपने घरों को किराए के रूप में देते हैं बेहतर तरीके से संवाद बनाते होंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि समाज में कोई कोशिश नहीं कर रहा है, सरकार भी अपने तरीके से करती होगी। तो हम आज प्राइम टाइम के इस एपिसोड में आस्था चौहान जो इस अखबार से जुड़ी हुई हैं और जो दक्षिण अफ्रीका के अलग अलग देशों के नागरिकों के साथ काम करती हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। तो छत पर हैं, कोई बड़ा भारी सेट नहीं है यहाँ पर। 2-4 नौजवान हैं जिन्हें अंग्रेज़ी ही
बोलने आती है, वो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, तो उनकी जगह पर आस्था अपनी बात बताएंगी, तो हम उनसे अभी बात करेंगे प्राइम टाइम में। तो आप जैसन साहब हैं, और जैसन साहब को आपने दंगल फिल्म में देखा होगा, आप कोच बने थे, यू प्लेड रोल ऑफ कोच हैं? Yeah, in the role of in the movie called Dangal. दंगल Yeah, हाँ। Dangal. I played the role of a coach, a Nigerian coach, and some other couple of films. Oh, some other couple of films also, like Yeah. Singham 3. Singham 3, Ragdesh, Carry On Kesar, and some other ones still coming up, a new project. तो जैसन कलाकार हैं, और अभी आस्था बता रही थी, आप आस्था चौहान हैं, आ जाइए। तो इनके साथ क्या हुआ अभी ज़रा बताइए कि। तो कल परसों इन्हें अपने घर से निकाला गया है। आज हम इन्हीं के घर में शूट करने वाले थे, पर उन्होंने बताया कि घर तो ठीक है पर घर बचा नहीं, सारा सामान चर्च में रख के आज नए घर की ढूंढवाई चालू है। तो ये क्यों होता है, अचानक खाली करा दिया था, या नॉर्मल प्रोसेस में हमारे भी मकान मालिक घर से निकाल दिया करते थे? नॉर्मली लीज साइन की जाती है, जिसके काफ़ी सारे लॉज डिफाई हो जाते हैं इस चक्कर में, बिना नोटिस के घर से निकाला जाता है, पानी का सप्लाई काट दिया जाता है, हरासमेंट होता है। पर काफ़ी बार लैंडलॉर्ड की ही चलती है, अगर नोटिस पीरियड मेंशन भी हो लीज में तो वो कभी मिलता नहीं है, और बहुत ही रेयर होता है कि आपको अपनी सिक्योरिटी भी वापस मिल जाए। होता क्या है आस्था, क्या समस्या? देखिए, मेरे पास एक तस्वीर है कि जब मैं दिल्ली के गाँव में जाता हूँ तो यहाँ के लोग अलग अलग जगहों के लोगों को किराए पर देते हैं, असम के लोगों को, बिहार, यूपी, दक्षिण भारत के लोगों को देते हैं। तो मुझे एक तरह से लगता है कि बड़े उदार लोग हैं, सबको बहुत जल्दी बुला लेते हैं। उसी तरह से अफ्रीका, और जो अफ्रीका के जो तमाम देश हैं 50 से अधिक, उसके अलग अलग नागरिक, तो पता नहीं उन सबको हम शायद यहाँ नाइजीरियाई ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली सबको नाइजीरिया कहते हैं, जबकि आइवरी कोस्ट से है। हाँ, आप आइवरी कोस्ट हैं? अच्छा। आइवरी कोस्ट के लोग फ्रेंच बोलते हैं और काफ़ी अलग इनके खान पान रहन सहन होता है। और आप नाइजीरिया के हैं। अच्छा, आप नाइजीरिया के हैं। हमारे ऐसे पर सब हमारे लिए नाइजीरिया, अखबार में भी सारे केसेस जो होते हैं नाइजीरिया ही होते हैं। FIR भी लिखी जाती है, तो उसमें जबकि आइवरी कोस्ट अबिजान के, इनका नाम गलत लिख के खलीफा लिखा गया है और इनका देश अबिजेंसी लिखा गया है, ऐसा कोई देश ही नहीं है। तो ये तो FIR और इनके एडवोकेट भी सेम ही चीज़ प्रोपोगेट करते हैं। ये मतलब हम अगर देखें, क्योंकि देखिए हम गजब के लोग हैं, मतलब ये हमारी खूबी है कि हम अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, उनको मकान देते हैं, उनको किराए पे देते हैं, है ना। लेकिन फिर भी ये बात है कि हम सबको, मतलब कौन उतना 50 देश के नागरिकों का नाम याद रखे, तो शायद हम रंग से इनको एक देश से बुलाते हैं, बिल्कुल, है ना। वो भी नाम अगर कोई मामला दर्ज करना हो तो गलत लिख देते हैं इनका। लेकिन कई अखबारों में देखा कि मतलब लोग शायद इनसे हबशी कहते हैं, नस्ल भेद है, जैसे अमेरिका में है, वैसा वो तत्व हमारे भीतर भी है। हालांकि हम जाति धर्म के आधार पर नफरत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे किस्से रोज़ देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी इस पर आपकी क्या टिप्पणी? आज ही अखबार में देखा मैंने, उस पर लिखा है कि लोग हबशी बुलाते हैं। हाँ, बुलाते हैं ये लोग भी आपस में, मतलब हमको भी और नामों से बुलाते, पर ये तो मजाक खेल की बात है, वहाँ तक ठीक सीमित है। जब हाथापाई पे बात उठ जाती है या इनको कुछ भी नेबरहुड में गलत लगता है, तो आई थिंक पुलिस एक्शन जस्टिफाइड है। ये मॉब वायलेंस तो अब इतना पॉपुलर हो गया है कि लिंचिंग मॉब से ज़्यादा डर लगता है। तो बात गलती या ना गलती की नहीं है। और अकोमोडेशन के लिए तो हाँ, थोड़ा रेंट ज़्यादा भी चार्ज करते हैं लैंडलॉर्ड्स, इसीलिए भी ये इतने पॉपुलर नेबरहुड्स हो जाते हैं। फिर एक लेवल पे आके जो भी इनको खान पान रहन सहन से अगर मुश्किलात होती है अपने टेनेंट से, तो फिर वो रिजॉल्व नहीं की जाती है। वो बस बोल देते हैं कि न्यूज़ वाले बोल देते हैं रेसिस्ट है, और लोकल्स बोलते हैं कि निकाल दो, बट बात वहीं पे संवाद बनाने की कोशिश नहीं करते। संवाद बनाने की कोशिश बहुत कम की गई है अभी तक। और हाँ, लेकिन ये जो खिड़की आवाज़ है, ये जो आप पत्रिका बांटती हैं, जो अखबार है, जो मालिनी निकालती हैं इसे, है ना, और ये आप ही के ज़रिए, आपका नाम मैंने इसलिए लिया कि आपके ज़रिए मुझे ये पढ़ने को मिला था। तो इससे कुछ लोगों में संवाद बना क्या, जब उन्होंने अफ्रीका के लोगों के बारे में जाना? थोड़ा बहुत तो शुरुआत है, बट ये जनरेशनल चेंजेस है, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि हम 8 साल के बच्चों को भी जब मिलते हैं, सोमालिया के बच्चे जो हिंदी अच्छी बोलते हैं, उनको ये जवाब देना पड़ता है कि बच्चे मुझे क्लास में ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं कॉकरोच खाती हूँ, मैं कॉकरोच क्यों खाऊंगी, वो तो गंदा है। अगर 8 साल की बच्ची को एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाए तो लंबी लड़ाई है। तो हम पेशेंट भी हैं, इस तरीके के 2-3 प्रोजेक्ट्स और भी हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार पिछली बार सरकार ने भी कहा था कि हम लोगों के बीच में बैठ के कम्युनिटी बिल्डिंग करेंगे, तो उसी दिशा में मान लेते हैं कि एक तो मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या परसेप्शन, धारणाएं क्या होती हैं इनका, मतलब एक रंग से ही पहचाने जाते हैं या खान पान को लेकर भी है? खान पान को लेकर बहुत प्रॉब्लम कि इनके फूड से स्मेल अलग आती है, इनकी औरतें अलग कपड़े पहनती हैं। खिड़की में खासकर प्रॉब्लम थी कि इनकी लड़कियां निक्करें पहनती हैं, कल हमारी बहू बेटियां निक्कर पहनेंगी, तो एक पैट्रियार्कल नॉर्थ इंडियन प्रॉब्लम भी थी। उसके अलावा हाँ, खान पान में डिफरेंस है, थोड़ा अल्कोहल कंजम्पशन शायद ज़्यादा होगा, या थोड़े बहुत उस तरह के कल्चरल डिफरेंसेस हैं। पर जो नेगेटिव या
रूमर्स जिन्हें कहते हैं कि ये इंसान खाते हैं, इंसान का मांस खाते हैं, या मेड कोई काम नहीं करेगी, इनके घर में मदद के लिए कोई सहकार नहीं मिलेगा, वो सब परसेप्शंस जो हैं वो कहाँ से आते हैं? तो कोई चैलेंज भी नहीं करता है और लोग जोक्स के द्वारा बस प्रोपोगेट करते हैं, ये बनता चला जाता है ना? बनता चला जाता एक है। मैं जानना चाहता हूँ, दिल्ली में कहाँ कहाँ ये लोग रहते हैं? खिड़की एक्सटेंशन में, ये राजपुर खुर्द में, और द्वारका मोड़ में अभी काफ़ी सारे अच्छा। बस गए हैं। वहाँ पे भी हमने लेटेस्ट जो सुना है कि उनके एमएलए को पिटिशन किया गया है लैंडलॉर्ड्स द्वारा कि इन्हें निकाला जाए, जैसा कि खिड़की में एक तरीके से सोमनाथ जी से पब्लिक अपील थी कि निकाला जाए। जो उन्होंने किया था, सोमनाथ ने एक किया तरीके था। से डेमोक्रेटिक था इन द सेंस, अब पब्लिक ओपिनियन वो है तो फिर क्योंकि ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि यही वो एक मानसिकता है कि इसके कोर में नीचे क्या है, नफरत है कि आप आदमी से नफरत करने लगते हैं, चाहे रंग का बहाना बनाइए या जाति का या धर्म का, फिर उसे मारने को जस्टिफाई करने लगते हैं। और जब अपने हिंदुस्तान के लोग बाहर मारे जाते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। तो हमें यही समझना है कि ऐसी क्या बात है कि जो हम इनके बारे में नहीं जान सकते, ऐसी क्या चीज़ है जो ये हमारे बारे में नहीं जान सकते। ऐसी कोई असंभव बात तो नहीं है। इसी जिस धरती से ये लोग आए हैं वहीं पर कहीं गांधी भटक रहे थे और वो हिंदुस्तान के लिए एक रास्ता लेकर आए। तो इतिहास से हम इतना इतिहास के नाम पर बदला लेने के लिए उतारू हैं तो कुछ तो कर्ज चुकाना भी पड़ता है। तो हम क्यों नहीं जान सकते हैं। पर आप यहाँ रहते हुए हिंदी जान गए क्या? मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा समझे। हम बोलिए जो बोलिए। हाँ? जानते बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं जानते, ये ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश में बोलिए। हाँ। इंग्लिश है, सो पर हिंदी समझते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा समझ रहे हैं। थोड़ा समझ है, ठीक बहुत है, ज़्यादा हाँ, नहीं है। ठीक है। आपको यहाँ देखने के बाद लोग एक बार दंगल और देख लेगा, फिर देखेगा कि आपने क्या रोल किया है। ठीक। मेरा रोल हाँ, तो कोच। हाँ, लैंडलॉर्ड ने क्या किया आपके साथ? Can I explain that in English? Yes. Okay. The issue of a landlord around here is a big issue. Maybe some landlord they treat us because we're being stereotyped. They believe that maybe we're violent people, we are all sort of kind of people. So even any landlord, because the perception they have, even those one who doesn't know you, the perception they have, they meet you for the first time, they treat you based on what they hear from other people. They don't have close relationship with you. They don't understand your kind of person. So they treat you based on what other people have said about you. You know, which is so wrong. Just like some couple of weeks ago, you know, my landlord told me, he said he wants me out of his house. You know, though he's been a good landlord, but you know, when financial issue rise up, so we're no longer friends. So when financial, you know, stability was there, we were friends. You know, he comes sometimes. Can I get some money from you? I will lend, but you know, in the period where there is no phone coming regularly, so we become enemy. You understand? You want me out of the house. You understand? So I had to move my things out of the house and just keep it. You know? जो जैसन ने कहा उसका हिंदी तर्जुमा यही है कि मकान मालिक मकान तो ज़रूर देते हैं, लेकिन दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं कि ये लोग ताकतवर हिंसा करते हैं और नशा करते हैं। और जैसा कि अभी आस्था बता रही थी कि ये इंसान का मांस भी खाते हैं, जो कि नहीं खाते हैं। और वो भी जब भी मर्ज़ी होती है इन्हें निकाल दिया जाता है, इनसे ज़्यादा किराया भी वसूला जाता है। तो बजाय इसके कि इनके नज़दीक जाकर इनको समझने की कोशिश की जाए, लोग सुनी सुनाई बातों पे जो हम करते हैं ना कि पंजाबी ऐसे होते हैं, बिहारी ऐसे होते हैं, जाट ऐसे होते हैं, तो इस हिसाब से देखिएगा तो कोई अच्छा ही नहीं है इस देश में। सबके मद्रासी ऐसे होते हैं तो वैसे होते हैं। लेकिन मुनीरका में पिछली बार जब मई के महीने में ओलिवर की हत्या हुई थी तो वहाँ एक कोई भगवान साहब हैं वहाँ के RWA एसोसिएशन को, उन्होंने कहा कि हमने अपने यहाँ ये मना किया हुआ है कि कोई चिंकी किसी को नहीं कहेगा, कोई किसी को मद्रासी नहीं कहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों की प्रतिक्रिया में ये चीज़ें होती हैं। पर एक जो बात है कि ये वायलेंट होते हैं, हिंसक होते हैं, ये भी परसेप्शन है। ये परसेप्शन है और काफ़ी सारे रिकॉर्डेड एविडेंस भी अनफॉर्चुनेटली खिड़की के दौरान दिख गए थे जिसमें वायलेंस के केसेस हुए थे रजिस्टर। बट आपसी वायलेंस होता है काफ़ी बार, जो इनके खुद के गांव में वायलेंस है उसका कोई रूप यहाँ पे लेके आते हैं। तो इनका कभी किसी इंडियन के साथ लड़ाई नहीं होगी, आपसी लड़ाई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। आपस में इनके क्या अंतर विरोध है? क्या सब अलग अलग देश से आते हैं, अलग अलग इनकी भाषाएं हैं? केवल नाइजीरिया के अंदर जितने ट्राइब्स हैं उन्हीं में आपसी इतनी लड़ाई है। उसके अलावा वो लड़ाई यहाँ भी हो जाती है, वो एक तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाती है। पर उसके
उसके अलावा जो फ्रेंच स्पीकिंग बेल्ट है उनकी ज़्यादा नाइजीरियन से इतनी बोलचाल नहीं है जितनी युगांडा से। ऐसा यूनाइटेड फ्रंट भी नहीं है इनका। ये लोग भी जो टिपिकल माइग्रेंट्स हैं उनकी तरह यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं कि मतलब एक इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। 70% वीज़ा एक्चुअली जो नाइजीरियंस को मिला था पिछले साल वो एजुकेशन के लिए मिला था। तो ज़्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं। और वो क्या पढ़ने आते हैं लोग? अलग अलग तरह के कोर्सेज, काफ़ी सारे नर्सिंग कोर्सेज, MBA के कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज। बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारी केसेस में जो यूनिवर्सिटीज़ है वो फ्रॉडुलेंट निकलती हैं। तो इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे स्टूडेंट आता है और उन्हें पता लगता है ऐसी कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है, तब वो कोई भी छोटा मोटा क्योंकि पैसा दे दिया है तो वो हम ये समझें कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई, उससे कहीं ज़्यादा ये सीरियस है कि इनके साथ भी चीटिंग होती है और हम जो रोज़मर्रा की चीटिंग होती है इनके साथ, हम उसे लेकर कम संवेदनशील हैं। बजाय एक दो घटना पर उस तरह से हम बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे पूरा हिंदुस्तान इनके खिलाफ ही पड़ा हुआ है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यूनिवर्सिटी इनको ठगती हैं, इनका एडमिशन लेती हैं, पैसे लेके भागती हैं, वहाँ गए तो पता चला कॉलेज ही नहीं है या अच्छा कॉलेज नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इनकी समस्या ये सबसे ज़्यादा क्योंकि यूथ इन्वॉल्व है और हमारे बच्चे भी बाहर जाके पढ़ते हैं, तो वो कनेक्शन भी आई थिंक लार्जर पब्लिक के साथ यही है कि हमारे बच्चे भी कहीं और पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। हाल में हमें पता चला कि रूमर फैला है कि फुटबॉल का यहाँ पे इंडिया में क्लब खुलने वाला है, जो कि झूठ बात है। और काफी पर सारे बच्चे सरकार जो है, आज ही अखबार में देख रहे थे विजय गोयल जी फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने वाले हैं। हाँ, तो वो ठीक है, तो पर क्लब मैचेस वाला वो नहीं है जैसे यूरोपियन क्लब मैचेस हैं। 5-5-6 लाख दे के 15 साल के बच्चे आज की डेट में यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आके उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता है। उन्हें समझ नहीं आता। उनकी जो एम्बेसी है, आइविस ने हमें बताया था, इनकी आइवरी कोस्ट की एम्बेसी के बाहर जाके धरना देना पड़ा कि उन बच्चों को वापस भी भेज पाए। तो हम लोग ऐसे बुला रहे हैं, उनका पैसा ऐंठ रहे हैं, पुलिस भी और काफ़ी सिस्टम्स हैं जो पैसा ऐंठ रही है। तो हमें इनका पैसा चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इनकी जो प्रॉब्लम है वो क्या सरकार उससे नहीं जानती? उसके पास भी तो एक सिस्टम होगा ना, इनका हाई कमीशन बताता होगा सरकार को जी थोड़ा कि हमारे स्टूडेंट के साथ ऐसा ऐसा हुआ। जब सरकार एक घटना पे अपने राज्य मंत्री को यहाँ वहाँ दौड़ा सकती है तो उस पर क्या होता है उसको लेकर? जी थोड़ा बहुत तो एम्बेसी लेवल पे हलचल मचती है जब केसेस मीडिया में आते हैं। बट आमतौर पे देखा गया है कि एपैथी है, मतलब सरकार रियली इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बार बार MEA पे दबाव डालना भी बेकार है क्योंकि वो तो बिजनेस रिलेटेड है। तो होम मिनिस्ट्री का थोड़ा बनता है और थोड़ा FRRO में जो करप्शन है उसको लेके सोचना बनता है, क्योंकि कितने सारे लोग जब रिन्यूअल कराने जाते हैं वीज़ा, इतना भयंकर ब्राइब देनी पड़ती है कि वो फिर रिन्यू ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जितने केसेस आपको मिलेंगे पुलिस के पास में, उनमें सबसे पहले बोलेंगे पेपर नहीं था। And in most cases, when you have to go to the FRO to renew your visa or for extensions, you understand me? Because of one or two little other reasons, they will just have to hold you. You see that they hold you for overstay. You practically went there yourself to renew or to extend your visa. They're ordering or to exit. They want to lock you up. They just want to put you in the jail. ये अभी जो जैसन कह रहे थे उसका मतलब यही है कि जब अपना वीज़ा रिन्यू कराने जाते हैं जो भी है, तो कई तरह की इन्हें दिक्कतें आती हैं और पैसे भी मांग लिए जाते हैं। जो इनकी जो मूल शिकायतें हैं कि ये छात्र के रूप पर यहाँ वहाँ से एडमिशन लेते हैं, किस कॉलेज में लिया वहाँ टीचर नहीं है, ये नहीं है, तो बेचारे अपने सारा पैसा गंवा देते हैं। तो यहाँ छोटे छोटे काम जितने साल का वीज़ा लेके आए हैं तब तक वो या वापस जाने के लिए वो कुछ करने के लिए मजबूर होते हैं। जैसन हिंदी फिल्मों के दीवाने थे और हेमा मालिनी से मिलने आए थे। हाँ उनसे प्यार हो गया था।